सीमा वैसे तो सुनील की बड़ी बहन थी, लेकिन उसने हमेशा सुनील को एक माँ की तरह प्यार दिया था। बहुत कम उम्र में ही सीमा और सुनील ने अपनी माँ को खो दिया था और उनके पिता राधेश्याम भी ज्यादातर बीमार ही रहते थे। ऐसे में सीमा ने ही घर की बागडोर संभाल रखी थी। अच्छा, तो इस बदमाश ने नया फोन ले लिया। आने दो इसे, आज नहीं छोड़ूंगी इसे। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहा है? कुछ नहीं दीदी। वो मेरी एक बुक नहीं मिल रही। यहीं तो रखी थी मैंने। अच्छा, तो अब झूठ बोलना भी सीख गया है तू। बुक ढूंढ रहा है या ये नया फोन ढूंढ रहा है जो तूने मुझसे छुपकर खरीदा है? दीदी वो मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था। एक्चुअली मैंने ये फोन। चुप हो जा। अब और कोई झूठ नहीं। सुनील, तुझे अपने घर के हालात नहीं दिखते क्या? घर के खर्चे, बाबा की दवाइयां और तेरी पढ़ाई, बस इतना ही हो सकता है मेरी सैलरी में। अभी 6 महीने पहले ही तो मैंने तुझे नया फोन दिलवाया था, और इतनी जल्दी फिर से नया फोन? और एक बात तो बता जरा, इस फोन को खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कहां से आए? ये कुछ नहीं बोलेगा, मैं बताता हूँ बेटा। ये अपनी बाइक बेचकर लाया है ये नया फोन, तेरे लिए। क्या? सुनील, एक एक मिनट पापा, क्या कहा आपने? इसने ये फोन मेरे लिए खरीदा है? सीमा ने फौरन उस नए फोन को खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर लाल रंग का वही स्मार्टफोन था जो सीमा को काफी वक्त से पसंद था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में सीमा उसे खरीद नहीं रही थी। बॉक्स में फोन के अलावा एक सुंदर सा कार्ड भी था। उस कार्ड को देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी गुस्सैल दीदी। वैसे दीदी, तुम भी ना सच में कमाल ही हो। नया फोन हाथ में लेकर कोई रोता है क्या? अरे, तुम्हारी जगह मैं होता ना तो इस वक्त खुशी से नाच रहा होता। हट, तू सच में पागल है। मेरा पुराना फोन अभी ठीक तो था। दीदी, मुझे पता है तुम अपने पुराने फोन को उसकी आखिरी सांस तक चलाने वाली थी, फिर भले ही तुम्हें उसकी वजह से कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। और ये मुझे भी पता था कि तुम तो अपने लिए नया फोन खरीदोगी नहीं, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा, अपनी बाइक का बलिदान देकर। उफ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पागल कहीं के, तूने बाइक क्यों बेच दी? अब रोज कॉलेज कैसे जाएगा? अरे वो सुमित है ना, उससे बात हो गई है मेरी। वो मुझे रोज अपने साथ कॉलेज लेकर जाएगा। और वैसे भी अगले महीने मेरा एनडीए का एग्जाम है, जिसे क्लियर करने के बाद तो मैं यहां रहूंगा ही नहीं। तो फालतू में बाइक पड़े पड़े बेकार ही हो जाती। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे एनडीए का एग्जाम कोई हलवा है, और फिर फिजिकल टेस्ट भी तो है। फौजी बनना इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई। फौजी बनना कितना मुश्किल है ये तो मैं अच्छे से जानता हूं दीदी, लेकिन शायद तुम अपने भाई को नहीं जानती। मैंने जो एक बार ठान लिया वो करके दिखाता हूं, पता है ना। तुम देखना दीदी, पहली ही बार में मेरा कैसे सिलेक्शन होता है। यकीन ना हो तो लगा लो शर्त। रहने दे, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं लगानी। अब अगर ये सब हो गया हो तो चलकर राखी बंधवा ले। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। अब हाँ दीदी, मेरी भी। चलो जल्दी चलो। इसके बाद सीमा ने बड़े ही प्यार से सुनील की कलाई पर राखी बांधी। उस वक्त भले ही सीमा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तो ये था कि सीमा नहीं चाहती थी कि सुनील एक फौजी बने। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो सुनील से बहुत प्यार करती थी। उसे हर पल अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी वो। दूसरी तरफ सुनील को हमेशा से ही एक फौजी बनना था, और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था। बात चाहे पढ़ाई की हो या फिर फिजिकल फिटनेस की, सुनील ने खुद को भारतीय फौज के लिए पूरी तरह से तैयार कर रखा था। और आखिरकार उसके विश्वास की जीत हुई, और उसने पहली ही बार में एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया। क्या दीदी, करवा दिया ना तुमने मेरा नुकसान। नुकसान? कैसा नुकसान? अब क्या किया तूने? हैं, जल्दी बता मुझे। नुकसान यूं हुआ कि अगर उस दिन तुम मुझसे शर्त लगा लेती तो आज मैं जीत जाता ना। इतना कहकर सुनील ने एक पेपर सीमा की तरफ बढ़ा दिया। वैसे तो सीमा समझ गई थी उस पेपर में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी उसने वो पेपर लिया और उसे पढ़ने के बाद सुनील से बोली, अब अरे वाह, अब तो तूने कर ही दिखाया। शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। अब पापा, इसने वाकई एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लिया, ये देखिए। ये खबर सुनकर राधेश्याम बहुत खुश हुए, लेकिन सीमा के चेहरे पर खुशी से ज्यादा उदासी नजर आ रही थी।
हालांकि वो खुश दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुनील से सच छिपा पाना उसके बस से बाहर था। दीदी जरा इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बात सब बाद में, पहले जाकर मार्केट से थोड़ी सूजी और पनीर ले आ। आज मटर पनीर और सूजी का हलवा बनाऊंगी। अब उफो, ऑफिस में भी तो फोन करना था आज की लीव के लिए। और हाँ, ऐसा कर, शाम को अपने दोस्तों को घर बुला ले, पार्टी करते हैं। दीदी बस करो, मैं देख रहा हूं कि तुम खुश नहीं हो, फिर क्यों ये सब दिखावा कर रही हो? सुनील की बात सुनकर सीमा फपक कर रो पड़ी। ये देखकर सुनील भी घबरा गया। उसने फौरन सीमा को गले से लगा लिया और बोला, दीदी आखिर क्या बात है, मुझे कुछ बताओ तो सही। मेरे फौज में जाने से तुम खुश क्यों नहीं हो? कैसे खुश हो सकती हूँ ये जानकर कि तू अब मुझसे दूर चला जाएगा। और फिर वहां तू अकेला कैसे रहेगा? तेरा ख्याल कौन रखेगा वहां? और वहां बॉर्डर पर तो जान का भी खतरा होगा ना। क्या दीदी, तुम ये सब सोचकर परेशान हो और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ, मेरी बातें तो तुझे फालतू ही लगती हैं हमेशा। जा, चला जा, अभी चला जा। तब वहां जाकर मेरी याद आएगी ना, तब पता चलेगा तुझे। ओ मेरी प्यारी दीदी, याद तो आएगी तुम्हारी, लेकिन दीदी तुम ही बताओ, अगर देश का हर नौजवान यही सोचकर अपने कदम पीछे खींच ले तो फिर देश के लिए लड़ेगा कौन? लेकिन फिर भी अगर तुम यही चाहती हो कि मैं ना जाऊं तो मैं... रहने दे, बड़ा आया। मैं जानती हूं कि चाहे जो हो जाए तू फौजी बनकर ही रहेगा। चल, अब जाकर बाजार से सामान ले आ। मैं ठीक हूं और खुश भी हूं तेरे लिए। सीमा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनील को आखिरकार भेज ही दिया। शुरू में कुछ साल सुनील ट्रेनिंग की वजह से घर नहीं आ सका और उसके बाद उसकी पोस्टिंग कश्मीर के बर्फीले इलाके में हो गई, जहां पहले से ही युद्ध जैसे हालात थे। गुड मॉर्निंग सर। यस लेफ्टिनेंट सुनील, कम इन। सर, वो मेरी लीव एप्लीकेशन... हाँ, तुम्हें रक्षाबंधन पर घर जाना है ना? वैसे तो यहाँ के हालात देखते हुए लीव देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, बट ज्यादा दिनों के लिए नहीं हो पाएगा। इट्स ओके सर, सिर्फ रक्षाबंधन के लिए लीव मिल जाए, बस उतना ही काफी है। सुनील को उम्मीद थी कि इस बार वो जरूर रक्षाबंधन पर सीमा के साथ होगा। उसने फोन पर सीमा को जैसे ही इस बारे में बताया तो सीमा बहुत खुश हो गई। सच? तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना, पिछली बार की तरह? नहीं दीदी, इस बार पूरी उम्मीद है। इस बार अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा सच में, फिर चाहे मुझे नौकरी ही छोड़नी क्यों ना पड़े। बस भी कर ड्रामेबाज, तू जल्दी आ जा, अब तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। सीमा बड़ी ही बेसब्री से सुनील का इंतजार करने लगी। सुनील के जाने के बाद वो बहुत अकेली पड़ गई थी। उसके पिता की हालत भी अब काफी खराब थी। इस सब के बावजूद उसने कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में सुनील से कुछ नहीं कहा। सुनील रक्षाबंधन के दिन ही घर पहुंचने वाला था और सीमा सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। बस कर सीमा, अब तो दिन चढ़ाया है, कुछ खा ले बेटी, वरना बीमार पड़ जाएगी। नहीं पापा, इस पागल को आ जाने दो, इसे राखी बांधकर ही कुछ खाऊंगी। सीमा सारा दिन इंतजार करती रही लेकिन सुनील नहीं आया। इंतजार करते करते सीमा की आंख लग गई। फिर अचानक घर की डोरबेल बजी। सीमा ने फौरन जाकर दरवाजा खोला तो बाहर मुस्कुराते चेहरे के साथ सुनील खड़ा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले मिले और फिर सीमा ने अपने हाथों से सुनील की कलाई पर राखी बांधी। सीमा बहुत खुश दिख रही थी। तभी उसके पापा ने उसे आवाज दी, अरे सीमा, अब तो शाम होने को आई है बेटा, जरूर कहीं फंस गया होगा वो, उसके चक्कर में कब तक भूखी बैठी रहेगी। हाँ पापा, बस खाना लगाने ही जा रही हूँ। और ये आ तो गया है, मैंने तो राखी भी बांधी से, अभी भेजती हूँ इसे आपके पास। सीमा जैसे ही पलटी तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी सीमा ने महसूस किया कि असल में वो तो सपना देख रही थी, सुनील तो घर आया ही नहीं था। सीमा एक बार फिर उदास हो गई। तभी दरवाजे की डोरबेल सच में बजी। सीमा ने खुशी खुशी घर का दरवाजा खोला, लेकिन वहां सुनील नहीं था। नमस्ते, हम सुनील को लेकर आए हैं। जी, पर वो है कहाँ? सीमा का सवाल सुनते ही उन फौजियों ने पीछे खड़ी एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। सीमा भागी भागी उस गाड़ी के पास पहुंची, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खोलते ही
उसके पांव तले जमीन न रही। गाड़ी के अंदर तिरंगे में लिपटा सुनील का शव था। असल में सुनील को रक्षाबंधन पर घर आने के लिए छुट्टी नहीं मिल पाई थी, बल्कि वो तो देश की सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो चुका था। सीमा उसके शरीर से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। तभी उसका ध्यान सुनील की कलाई पर गया, जो सूनी नहीं थी, बल्कि उस पर वही राखी पहले से बंधी हुई थी जो सीमा इस रक्षाबंधन पर उसके लिए खरीद कर लाई थी। तू सच में पागल है, घर आया भी और नहीं भी। हरिओम बहुत ही सीधा साधा और भला आदमी था, जो कि कस्बे की गरीब बस्ती में रहता था और सब्जी बेचकर अपने छोटे से परिवार का गुजारा करता था। हरिओम के परिवार में उसकी पत्नी तारा और 10 साल का बेटा राजू था। हरिओम भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा किया करता और पूजा पाठ के बाद ही दूसरे काम करता था। अपनी पूजा संपन्न करके हरिओम अपनी पत्नी तारा के पास आता है, जो कि अपने बेटे राजू के साथ मिलकर हरिओम की हाथ रेहड़ी पर सब्जियां रख रही थी। हरिओम कहता है, तारा, तू तो बहुत अच्छी पत्नी है, अपने काम तो करती ही है, मेरे काम में भी हाथ बटाती है। अजी, गृहस्थी की गाड़ी तो दोनों पहियों पर चला करे। हमारी गृहस्थी का एक पहिया मैं हूँ तो दूसरा पहिया तुम हो। तभी राजू कहने लगा, और मैं गृहस्थी का क्या हूँ माँ? तू तू तो हमारी गृहस्थी का सुंदर सा राजकुमार है। अच्छा तारा, अब मैं सब्जी बेचने जाता हूँ। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजा सब्जी, आलू, गोभी, गाजर, मूली, धनिया, मेथी, लाल टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। हरिओम हमेशा अपने ग्राहकों से मीठे लहजे में बात करता था। यही कारण था कि हरिओम की सब्जियां हाथों हाथ बिक जाया करती थी। एक महिला सब्जी लेने के लिए आती है। ए भैया, गाजर क्या भाव दी है? बहन जी, सिर्फ 30 रुपया किलो बेच रहा हूँ। बोलो बहन, कितनी तोल दूं? 30 रुपए किलो? ये तो काफी महंगी है भैया। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। लेकिन आप तो मेरी बहन जैसी हो, आप 1 किलो पर 5 रुपए कम दे देना और साथ में मेरी बिक्री में बरकत की दुआ भी दे देना। तुम बातें बड़ी मीठी मीठी बनाते हो भैया। चलो 1 किलो गाजर और 1 किलो आलू दे दो। हरिओम महिला को सब्जी तोल कर दे देता है और महिला पैसे देकर चली जाती है। हरिओम अपना ठेला लेकर आगे बढ़ जाता है। शाम होने से पहले ही हरिओम की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और हरिओम खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। और इस तरह से दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन की बात है, जब हरिओम सब्जी बेचने जा रहा था तो एक बहुत ही गरीब आदमी हरिओम के पास आया और कहने लगा, भैया, सब्जी वाले भैया, मेरी पत्नी बीमार है, डॉक्टर ने उसे तोरी की सब्जी खाने को कहा है, लेकिन मेरे पास तोरी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या तुम मुझे तोरी उधार दे सकते हो? पैसे नहीं है भैया तो कोई बात नहीं, तुम तोरी ले जाओ और पैसे देने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे भैया, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा कारोबार दिन दूना रात चौगुना फले फूले भैया, धन्यवाद।
गरीब आदमी हरिओम को दुआ देता हुआ चला जाता है। शाम तक हरिओम अपनी सारी सब्जियां बेच देता है और वापस घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में 2 गुंडे खड़े हुए होते हैं। गुंडे हरिओम को आता हुआ देखकर आपस में बातें करते हैं। अरे भाई कालू, वो देख, एक शिकार हमारी तरफ ही चला आ रहा है। हाँ, आ जाने दे भाई, हमारे हाथों में भी खुजली हो रही है किसी को लूटने की। आज इसी को लूटेंगे। हरिओम जैसे ही गुंडों के करीब से गुजरता है, दोनों गुंडे लपककर हरिओम को घेर लेते हैं। अबे ओ, जान की खैर चाहता है तो अपनी जेब का सारा पैसा निकालकर हमारे हवाले कर दे। हाँ, जल्दी पैसा निकाल, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। हाँ। अरे भैया, मैं तो गरीब सब्जी वाला हूँ, मेहनत मजूरी करके 2 पैसे कमा लेता हूँ, मुझे मत लूटो, नहीं तो मैं कल को सब्जी कैसे खरीद कर लाऊंगा और क्या बेचूंगा। अबे ओ साले, फालतू बकवास कर रहा है। और इस तरह दोनों गुंडे हरिओम को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों गुंडे हरिओम के सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाते हैं। हरिओम के कपड़े भी फट जाते हैं और हरिओम लुट पिट कर अपने घर वापस आ जाता है। तारा हरिओम की हालत देखकर पूछती है, हाय हाय, ये तुम्हें क्या हुआ जी? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं और तुम्हारे चेहरे पर ये खरोंचे कैसे लग गई? हरिओम तारा को अपने साथ घटी पूरी घटना सुना देता है। घटना सुनकर तारा कहती है, आप परेशान मत हो, भगवान जो भी करे है भले के लिए ही करे है। मैंने अपनी गुल्लक में कुछ रुपए बचा कर रखे हैं, आप उन पैसों से मंडी जाकर सब्जी खरीद लाना। हाँ, लो दवा पी लो। अगले दिन सुबह होते ही हरिओम तारा से पैसे लेकर मंडी चला जाता है और सब्जी खरीदकर फिर से अपना काम शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला है। बस्ती के सारे लोग राखी के त्योहार की तैयारी में लगे हैं। हरिओम बाजार में सब्जी बेचते हुए लड़कियों और महिलाओं को सुंदर सुंदर सी राखी खरीदते हुए देखता है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। हरिओम घर को वापस लौटने लगता है। जब वो एक गली से गुजर रहा होता है तो एक बड़े से मकान से निकलकर एक अमीर महिला हरिओम से सब्जी लेने आ जाती है। ओ सब्जी वाले, अरे आधा किलो बैंगन तो दे दे। हरिओम दुखी मन से बैगन तोलने लगता है तो महिला कहती है, क्या बात है सब्जी वाले, आज तू हर रोज की तरह चहक नहीं रहा है। आज तो तू उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं बहन जी, परसों राखी का त्योहार है। सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, मगर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। मेरी कलाई पर भला कौन राखी बांधेगा? मैं इसी बात को सोचकर दुखी हो रहा हूं। अरे ये तो अपने अपने नसीब की बात है। अब तेरी कोई बहन नहीं है तो इसमें कोई क्या कर सकता है भला? हाँ, अब बहन, क्या आप मेरे हाथ पर राखी बांध दोगी? क्या कहा? मैं और तुझ गरीब सब्जी वाले के हाथ पर राखी बांधूंगी? अरे शक्ल देखी है तूने अपनी? जा जा, चल जा यहाँ से। हरिओम महिला की फटकार सुनकर दुखी मन से वहां से चला गया और अपने घर आ गया। फिर 2 दिन बाद राखी वाला दिन भी आ गया। बस्ती में सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। हरिओम ये सब देखकर और ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगता है और भगवान जी से अपना दुखड़ा रोता है। भगवान जी, आपने एक तो मेरे भाग्य में गरीब होना लिख दिया, ऊपर से मुझे किसी बहन के भाई होने का भी सुख नहीं दिया। कोई बहन ना होने का दुख
मुझे बहुत कचोटता है। भगवान, काश मेरी भी एक बहन होती तो आज वो भी मुझे राखी बांधती। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? बैकुंठ में विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए अपने भक्त हरिओम की करुण प्रार्थना सुन रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आपका ये परम भक्त अत्यंत दुखी है। आप इसके दुख का कोई समाधान क्यों नहीं करते हैं? हे देवी लक्ष्मी, मेरे इस भक्त के भाग्य में किसी बहन का भाई होना नहीं लिखा है, इसीलिए इसकी कोई बहन नहीं है। परंतु इस भक्त के मन की पीड़ा का निवारण हम अवश्य करेंगे। वो कैसे प्रभु? देवी लक्ष्मी, तुम इसी समय नारी रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जाओ और मेरे इस भक्त को राखी बांधकर इसे भाई होने के आनंद की अनुभूति कराओ और इसकी दरिद्रता को समाप्त करो। जैसी प्रभु की इच्छा। मां लक्ष्मी एक सुंदर धनवान स्त्री का रूप धारण करके बैकुंठ से हरिओम के घर के बाहर प्रकट होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। तारा स्त्री रूप में आई मां लक्ष्मी से पूछती है, अब आप कौन हो बहन? आपको किससे मिलना है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं इधर से गुजर रही थी, मुझे थोड़ी प्यास लगी तो मैं पानी पीने की चाह में यहाँ अंदर चली आई। अच्छा, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तारा पानी लाने चली गई। तभी वहां हरिओम आ गया। मां लक्ष्मी हरिओम से कहने लगी, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी बहन बनकर तुम्हें राखी बांध दूं। क्या बहन? अगर तुम मुझे राखी बांधोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मां लक्ष्मी हरिओम की कलाई पर सुंदर सी राखी बांध देती हैं और हरिओम 51 रुपए लक्ष्मी मां को देकर कहता है, बहन, तुम्हारा ये गरीब भाई 51 रुपए से ज्यादा की भेंट तुम्हें देने में असमर्थ है। तुम इसे स्वीकार कर लो। एक बहन के लिए भाई द्वारा दिए गए 51 रुपए 51 करोड़ से भी अधिक मूल्यवान हैं भाई। फिर लक्ष्मी मां हरिओम के बेटे राजू को कपड़े की एक थैली देकर कहती हैं, लो बेटा, इस बुआ की तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा उपहार है। इस थैली को मेरे जाने के बाद ही खोलना, हाँ? मां लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। फिर हरिओम थैली को खोलकर देखता है। थैली के अंदर से 3 हीरे निकलते हैं। हीरों को देखकर तीनों की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। तारा कहती है, अजी पता नहीं वो भली स्त्री कौन थी जो हमें ये कीमती हीरे उपहार में देकर चली गई। नहीं तारा, मैं समझ गया। वो मेरी बहना साक्षात मां लक्ष्मी थी। जय हो माता। आज मेरी भक्ति सफल हो गई। मेरे मन की पीड़ा भी मिट गई, मेरी गरीबी भी दूर हो गई और हमें लक्ष्मी मैया के दर्शन भी हो गए। उसके बाद हरिओम उन हीरों को बेच देता है और उन पैसों से एक अच्छा घर खरीदता है और सब्जी का थोक व्यापार शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में काफी अमीर आदमी बन जाता है।